नमस्कार, नीलम शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत, मुजफ्फरनगर। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम जगह जगह यात्राओं पर जाते हैं, इधर से एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। तो आज जो हम आपको जानकारी या अपने विषय में जो चर्चा करना चाहेंगे वो है विभिन्न देशों में जो हम जाते थे। जैसे ये पूरा जो विश्व है इसको हमने कई महाद्वीपों में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, पहले हम थोड़े से महाद्वीप की जानकारी कर लेते हैं कि हम कौन कौन से महाद्वीप हैं, क्योंकि इस पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। एक है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, इनमें बांटा गया है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं 2 महाद्वीपों के बारे में। 2 महाद्वीप कौन कौन से? एक तो हमारा यूरोप, एक हमारा यूरोप, दूसरा एशिया। यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। ये एक महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं। तो इसमें भी हम केवल 5 कंट्री की बात करेंगे। उसमें से 2-3 बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमारा पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, डेनिश और फ्रांस। और एशिया में हम अपने प्यारे भारत की बात करेंगे। आज हम केवल यूरोप और एशिया जो 2 महाद्वीप हैं, इसमें हम पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, डेनिश, फ्रांस और एशिया में भारत की बात करेंगे। प्राचीन काल में भारत का व्यापारिक संबंध अनेक देशों से था। अनेक महाद्वीपों पर जाते थे लोग व्यापार करने के लिए। भारत के जो सामान हैं वो विदेशों में जाते थे और विदेशों से कुछ सामान भारत के अंदर आते थे। तो इसी तरह से जो व्यापार होता था वो आदान प्रदान के जरिए होता था। सबसे पहले देखते हैं हम कि जो भारत का व्यापार होता था वो किस किस जगह से होकर होता था, यानी कि वो ऐसी कौन कौन सी जगह थी जहाँ से हम व्यापार करते थे, कौन कौन से ऐसे मार्ग थे। उन मार्गों के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला प्रथम मार्ग जो था हमारा वो था फारस की खाड़ी। का समुद्री मार्ग, इसमें ईरान, तुर्की, जिनेवा और वेनिस से व्यापार होता था। दूसरा हमारा मार्ग है लाल सागर से होता हुआ। लाल सागर से होता हुआ अलेक्जेंड्रिया को जाता हुआ, और फिर यहाँ से कहाँ जाते थे? जिनेवा और वेनिस।
तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से होता हुआ। तो इस तरह से हमारे 3 मार्ग थे जहाँ से हम व्यापार किया करते थे। पहला है फारस की खाड़ी, समुद्री मार्ग, ईरान, तुर्की, जिनेवा और वेनिस। दूसरा मार्ग है लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया को जाता हुआ, जहाँ से वेनिस और जिनेवा जाया जाता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से होता हुआ। यानी कि 3 मार्ग थे। अब इनको हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं, ये 3 मार्ग कौन कौन से थे और हमें कहाँ कहाँ से होकर जाना पड़ता था व्यापार के लिए। यानी कि भारत का व्यापार विदेशों से किस तरह से होता था। सबसे पहले देखेंगे हम फारस की खाड़ी। ये जो हमारा क्षेत्र है ये वाला, ये फारस की खाड़ी है। सबसे पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से इराक, तुर्की के रास्ते जाता हुआ यहाँ पर जिनेवा और वेनिस। यहाँ जिनेवा है और इधर वेनिस है। यहाँ से समुद्री मार्ग, यानी कि भारत से निकलकर फारस की खाड़ी होते हुए इराक, तुर्की और फिर जिनेवा और वेनिस को, यहाँ इटली है, यहाँ पर माल जाता था और यहाँ से पूरे यूरोप में ये हमारा व्यापार होता था। दूसरा मार्ग हमारा है लाल सागर। ये हमारा लाल सागर है। भारत से लाल सागर होता हुआ यहाँ पर ये स्वेज नहर है, उस समय ये बंद थी, तो यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर रुकता था माल और फिर यहाँ से दोबारा भूमध्य सागर से होता हुआ इटली, जिनेवा और वेनिस को जाता था। तीसरा मार्ग है हमारा मध्य एशिया। मध्य एशिया से होता हुआ ईरान, तुर्की और इधर से होता हुआ तब ये पूरे यूरोप में यहाँ व्यापार होता था। तो ये इस तरह से यहाँ पे पहले व्यापार होता था। लेकिन क्या हुआ 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में क्या होता है 1453 में, तो 15वीं शताब्दी में 1453 में जो ये मार्ग था इसको बंद कर दिया गया। वो कैसे बंद हुआ, जो व्यापार था यूरोप से वो अवरुद्ध हो गया। बंद तो नहीं हुआ लेकिन उसमें बहुत सारे अगर माल जाता था तो वहाँ पे बहुत सारा कर या चुंगी देनी पड़ती थी। तो इससे क्या हुआ, यूरोप के जो देश थे वहाँ पर जो हमारा माल जाता था वो क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो इस तरह से वो मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो उसके क्या कारण थे, मार्ग के अवरुद्ध होने के क्या कारण थे, आइए देखते हैं जरा। जो ये व्यापारिक मार्ग था हमारा, भारत, यूरोपीय मार्ग का अवरुद्ध होना, कारण क्या कारण था इसका, इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि 15वीं शताब्दी में (1453 में उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया पर तुर्को कुस्तुनतुनिया व मध्य एशिया एशिया पर
तुर्कों का अधिकार। और दूसरा कारण था यूरोप में पुनर्जागरण। अब भारत से यूरोपीय मार्ग का अवरुद्ध होना, यानी कि ये जो हमारा मार्ग था, ये वाला मार्ग, ये जो था, ये क्या था, यहाँ पे तुर्क हैं, ये देखेंगे आप, यहाँ पे ईरान है, यहाँ तुर्किस्तान है और यहाँ सऊदी अरब है। तो ये वाला जो हमारा ये वाला हिस्सा था, यहाँ पर उस्मानिया के सुल्तान ने 1453 ईस्वी में अपने अधिकार में ले लिया। और जब उसने अधिकार में ले लिया इसको, तो जो भारत से व्यापारी यहाँ से जाते थे उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया। और मार्ग अवरुद्ध होने का कारण क्या हुआ, जो यहाँ से सामान जाता था वो बहुत महंगे दामों पर यहाँ पर मिलता था। और जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे मसाले। जो मसाला व्यापार होता था भारत में, भारत के दक्षिण में देखें तो आप, मसाले का व्यापार बहुत था। यहाँ पर केरल है, इधर दक्षिण भारत में, तो मसाले में भी काली मिर्च, लौंग और जो हमारे सूती और रेशमी वस्त्र होते थे, इनका बहुत ज़्यादा क्या होता था, व्यापार होता था। और मसाले का जो खपत थी यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में थी, क्योंकि जो यूरोप का कल्चर है या वहाँ का जो भोजन है, यानी कि जो फूड है, वो क्या था, मीट, यानी कि सबसे ज़्यादा वो लोग मीट इस्तेमाल करते थे। और उसको सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए वो क्या करते थे, मसालों का, काली मिर्च का प्रयोग करते थे, जिससे उनका जो मीट है वो काफ़ी समय, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता था। अब जब इस हिस्से पर आकर उस्मानिया ने के सल्तनत का कब्जा हो गया, तो क्या हुआ, ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब जब ये मार्ग अवरुद्ध हो गया और जो इधर लाल सागर से जाता हुआ अलेक्जेंड्रिया का होता हुआ मार्ग था जिनेवा, तो ये जिनेवा, ये जो इटली है, इसने एकाधिकार यहाँ पर कर लिया। और जो पूरे यूरोप में मसाला जाता था वो बहुत अधिक महंगा कर दिया गया, या जो भी और अन्य सामग्री जाती थी वो बहुत अधिक महंगी कर दी गई। तो इससे जो यहाँ के और अन्य देश थे, जैसा स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, डेनमार्क है, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक नए समुद्री मार्गों की खोज की जाए। यह देखेंगे, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है और इंग्लैंड है, डेनमार्क है, इन्होंने क्या सोचा कि एक नए उसकी खोज की जाए। तो जो पुर्तगाल है, यहाँ पर देखिए, पुर्तगाल में जो हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था उनको, उन्होंने क्या किया, अपने जो यहाँ के व्यापारी थे उनको उत्साहित किया नए नए खोजों के लिए। और उस समय क्योंकि यूरोप में क्या था, पुनर्जागरण का काल था उस समय, तो नए नए आविष्कार यहाँ पर हो रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने आविष्कार करना शुरू किया। तो सबसे पहले 1492 में पुर्तगाल के लिस्बन से, स्पेन, सबसे पहले स्पेन से 1492 में एक यात्री निकला भारत की खोज के लिए। लेकिन वो भारत की खोज ना करके कहाँ पहुँच गया, उत्तरी अमेरिका में पहुँच गया, वो था कोलंबस। फिर उसके बाद पुर्तगाल से एक और नाविक निकला जिसको भारत की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन वो यहाँ दक्षिणी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर आकर, उत्तर आशा अंतरीप पर आकर लौट गया। क्योंकि जो ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पर बहुत अधिक आंधियाँ चलती थी, समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा चक्रवात आते थे, तो वो यहाँ आता डर गया था और वापस वो यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ के हेनरी थे, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर 1498 में एक और यात्री को भारत की खोज के लिए भेजा और वो था वास्को डिगामा। जब वास्को डिगामा पुर्तगाल के लिस्बन से, उसकी राजधानी है, भारत की खोज के लिए निकले, तो उन्होंने क्या किया, सीधा मार्ग अपनाया और बिल्कुल इसके अफ्रीका के किनारे किनारे होते हुए वो कहाँ पहुँचे, यहाँ पर इसके दक्षिण शोर में पहुँच गए। और यहाँ आकर उन्होंने इसकी खोज करने की कोशिश की। तो यहाँ पर उन्हें एक व्यापारी मिले जो भारत के थे, अहमद इबन मजीदी जो व्यापारी मिले, उन्होंने भारत का रास्ता उन्हें बताया और वो भारत के कालीकट पर आ गए। यहाँ पर जो यहाँ के राजा थे,
जमूरीन, उन्होंने उसका बहुत अधिक स्वागत किया। हालांकि क्योंकि जब व्यापार होता था तो यहाँ पहले से भी तो कोई व्यापारी होते होंगे, व्यापार करते होंगे लोग। तो इस तरह से जो ये व्यापार था वो हो रहा था, और यहाँ के लोगों ने, जो अरब के लोग थे जो व्यापार कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, इसका बहुत अधिक विरोध भी किया। लेकिन राजा थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। और जब यहाँ से वास्को डी गामा वापस अपने देश पुर्तगाल के लिए लौटा, तब उसके पास क्या था, जो यहाँ के राजा थे उन्होंने उनको बहुत अधिक उपहार भी दिए थे, और उन्होंने जो यहाँ से व्यापार सामान खरीदा था उसका 60 गुना लाभ, कितना, 60 गुना। यानी कि अगर उन्होंने यहाँ से 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो उसका ये समझ लीजिए 60 गुना लाभ उन्हें मिला। और जब उन्हें 60 गुना लाभ मिला तो उसके जो राजा थे, पुर्तगाल के जो राजा थे, उन्होंने इसको और ज़्यादा उत्साहित किया इस यात्राओं के लिए। और मैंने आपको बताया है कि यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, और उसमें उन्होंने क्या किया, जो दिशा सूचक यंत्र होते हैं उनका निर्माण किया, नए नए जहाज़ों का आविष्कार किया, उसमें नई नई टेक्निक डाली, और इस तरह से उन्होंने बहुत उत्साहित किया। तो जब यहाँ पर यूरोप के लोगों ने ये देखा कि जो ये व्यापार था इसमें और भी ज़्यादा हमें लाभ हो रहा है, तो उन्होंने इसके अलावा भी जो और लोग थे, जैसे इंग्लैंड, डच और फ्रांसीसी, वो भी भारत की खोज में निकले और भारत के समुद्री यात्रा की, और वो भी व्यापार करने के लिए भारत के और चल पड़े। तो इस तरह से भारत का व्यापार जो था होने लगा, और उन्होंने एक समुद्री खोज की। तो हम देखते हैं कि क्या समुद्री खोज में सबसे पहले स्पेन का निवासी कौन निकला था, कोलंबस निकला था। कोलंबस ने क्या किया, भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन क्या हुआ फिर, किसकी खोज कर दी उसने, अमेरिका की खोज कर दी। और अमेरिका की खोज करने के बाद सबसे पहले तो वो उसको यही समझा कि ये मैं भारत में ही पहुंचा हूँ, लेकिन बाद में पता लगा ये भारत नहीं है। उसके बाद पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, भारत की खोज की। इसी तरह से और भी खोजें की गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के जो थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की, तो स्पेन निवासी कोलंबस ने किसकी खोज की, अमेरिका की। किसकी खोज की, अमेरिका की। और पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये 1498 में भारत आए, भारत के कालीकट पर आए। तो इस तरह से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। अभी आप यहाँ देखेंगे जरा, ये जो हमारा भारत है, इस भारत से ये तीनों मार्ग अवरुद्ध हो गए, और अवरुद्ध होने से क्या हुआ, यहाँ के जो समुद्री मार्गों की थी ये खोज होनी शुरू हो गई, नई नई खोजें होनी शुरू हो गई। अब जो यहाँ के राजा थे, चाहे वो स्पेन के हों, चाहे पुर्तगाल के हों, फ्रांस के हों, इंग्लैंड के हों, या आपके डेनमार्क के हों, तो क्या हुआ, इनको और अधिक लालच आने लगा, और इन्हें ये लगा कि क्यों ना हम भारत के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं। और इन्होंने फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, नई नई कंपनियां स्थापित की। जब यहाँ पर ये बात फैल गई
कि जो पुर्तगाल के व्यापारी थे उसको 60 गुना मुनाफा हुआ है केवल काली मिर्च के व्यापार से। तो यहाँ के जो और लोग थे वो भी भारत की ओर आकर्षित हुए व्यापार करने के लिए। और इसी श्रृंखला में जो यूरोप से थे कुछ कंट्री, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम 5 कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो वो लोग भारत आने लगे। उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की। कंपनी की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 में अपनी कंपनी बनाई एस्टाडो दा इंडिया। उसके बाद ब्रिटेन ने (1600) में, फिर डच 1602 में, फिर डेनिश 1616 में, और उसके बाद फ्रांस या फ्रांसीसी वो बनी 1664 में। फ्रांसीसी जो है 1664 में आए। इस तरह से ये तो ये इनका स्थापना का क्रम है। अब इनके आगमन का क्रम देखेंगे हम। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए, उसके बाद डच 1605 में आए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1608 ईस्वी में भारत आई। फिर आए डेनिश। ये डेनिश जो है ये डेनमार्क की कंपनी थी डेनिश। ये 1620 में भारत आई, व्यापार करने के लिए भारत आई थी। और उसके बाद आए फ्रांसीसी। ये 1668 में। जो ये व्यापारिक कंपनियां भारत आई, अब ये जो व्यापारिक कंपनियां भारत आई अब आप कहेंगे कि दीदी ये व्यापारिक कंपनियां क्या होती हैं? ये व्यापारिक कंपनियां होती हैं कि कई लोगों की हिस्सेदारी होती है व्यापार में, शेयर होते हैं कि एक कंपनी में कई लोगों के शेयर होते हैं, यानी कि कंपनी में अनेक लोगों की हिस्सेदारी, यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कंपनी में पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद जो मुनाफा होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने भारत में आके व्यापार किया और अपनी अपनी कंपनियां स्थापित की। और उसके बाद ये कंपनियों ने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्री या कोठी डाली। अब फैक्ट्री अब ये फैक्ट्री और कोठी क्या होता है? फैक्ट्री से मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई सामान बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके एजेंट थे, यानी कि जो पुर्तगाल हैं, डच हैं, ब्रिटिश हैं, जो इनके एजेंट थे वो इन फैक्ट्रियों में, कोठी में रहते थे और अपना जो माल लेते थे उसको वहाँ पर रखते थे और उसके बाद फिर वो आसपास इसके बस्तियाँ भी बसा लेते थे। तो इस तरह से इन लोगों ने भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ डालनी शुरू की।
तो इन्होंने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ बनाई हैं, जरा एक बार मैप में फिर से देखेंगे हम। यहाँ देख लीजिए आप, जो सर्वप्रथम इन्होंने अपनी कंपनी बनाई भारत में, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगालियों ने सन 1498 में कोचीन प्रथम कोठी बनाई, या कोचीन, कोचीन यहाँ केरल में है, ये देखेंगे यहाँ पर केरल में इन्होंने सर्वप्रथम अपना केंद्र स्थापित किया। ये यहाँ पर आए थे, कालीकट आए थे, और फिर उन्होंने केरल में कोचीन में एस्तादो द इंडिया नाम से कंपनी बनाई। और इन्होंने पूरे जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर, यहाँ है जैसे गोवा है, दमन है, द्वीप है, इसके बाद यहाँ तक अपना विस्तार किया। उसके बाद जो दूसरी हमारी कंपनी आई थी वो डच आई थी 1605 में। उन्होंने डच ने प्रथम केंद्र अपना मसूलीपट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, यहाँ आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम जो है केंद्र बनाया। इसके बाद अंग्रेज आए, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए, उन्होंने भी मसूलीपट्टनम में सर्वप्रथम अपना केंद्र बनाया। यहाँ पर देखिए, यहीं पर आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में बनाया। और उसके बाद उन्होंने 1616 में यहाँ पर 1615 में यहाँ पर सूरत में भी अपना दूसरा केंद्र बनाया था। उसके बाद चौथे नंबर पे आए थे डेनिश ने टैंक्यूबार एंड डेनिश की, ये तो डेनिश की कंपनी थी। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, डेनमार्क की, इन्होंने यहाँ पर अपनी प्रथम कोठी बनाई। और उसके बाद पाँचवें नंबर पर आए थे फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में अपना केंद्र स्थापित किया। तो इस तरह से ये प्रथम केंद्र था। ये लोग तो जो फ्रांसीसी थे वो क्या कहाँ थे, यहाँ पर इधर आपका चंद्रनगर, माईपुर और पांडिचेरी में अपनी बस्तियां बसाई थी इन्होंने। और इस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर, लेकिन जो अंग्रेज थे वो पूरे भारत में आहिस्ता आहिस्ता फैल गए। और जब वो पूरे भारत में फैल गए तो उन्होंने क्या किया, व्यापार को अत्यधिक भारत के अंदर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने अपनी अपनी प्रथम केंद्र जो वो यहाँ पर स्थापित किए इन्होंने। लेकिन उसके बाद ही जो व्यापार बढ़ता गया तो साम दाम दंड भेद, जो ब्रिटिश थे उन्होंने यहाँ पर पूरा मतलब भारत के अंदर अपना पूरा एक अधिकार करने की कोशिश की। और जिसकी वजह से पुर्तगाली में, डच में, ब्रिटिश में, फ्रांसीसियों में बहुत सारे युद्ध भी भारत के अंदर हुए। तो उसके बाद ब्रिटिश ने जो है भारत के जो राजा थे उस समय, यहाँ पर जिनका शासन चल रहा था भारत के अंदर, यानी कि भारत के अंदर उस समय किसका, मुगल काल चल रहा था। और मुगलों में भी जहांगीर थे। जहांगीर के जो शासन काल में सबसे पहले कौन आए थे, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस 1608 में। 1608 में कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के दरबार में आए। और उन्होंने जो जहांगीर को हर तरह से खुश करने की कोशिश की। वो इंग्लैंड से उनके लिए तोहफे लेके आए थे, दस्ताने लेके आए, बग्गी लेके आए और बहुमूल्य चीज़ें लेके आए। और हर तरह से कहते हैं साम दान दंड भेद की नीति उन्होंने अपनाई। और इस तरह से वो सबसे सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस कहाँ आए थे, जहांगीर के दरबार में। ये पहला अंग्रेज राजदूत थे। इससे पहले क्या होता था, व्यापारी आते थे, भारत के अंदर व्यापार करते थे और व्यापार करने के बाद वो वापस अपने देश लौटकर वहाँ पर व्यापार का सामान बेचकर मुनाफा कमाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, जो भारत के अंदर एकाधिकार अपने व्यापार का वो लेना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ के राजाओं से संपर्क करना शुरू किया। और इससे उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस जो थे जहांगीर के दरबार में गए 1608 में।
कब गए थे वो? 1608 ईस्वी में। और उसके बाद दूसरे गए थे सर थॉमस रो। ये जागीर के दरबार में गए। इन्होंने जागीर के दरबार में जाकर राजा को बहुत सारे नजराने दिए। उनके लिए वो इंग्लैंड से बग्गी लेकर आए थे, जिसको देखकर जागीर बहुत खुश हुआ। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो जागीर उस समय राजा थे, तो मतलब सुल्तान थे, तो उस समय उन्होंने उनको बहुत अधिक प्रसन्न किया और उनसे व्यापार में छूट ले ली। कई जगह कोठियाँ बनाने की इजाज़त ले ली। जैसे उन्होंने पहला मसूलीपट्टनम में खोला था, लेकिन फिर उन्होंने सूरत में भी 1616 में सूरत में भी कोठी बनाने के लिए परमिशन ले ली राजा की। और परमिशन लेने के बाद उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार भारत के अंदर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो भारत में है यूरोपियों का आगमन हुआ, और आगमन का कारण आपको बताया था, मसाला व्यापार था। जो मसाले थे वो यहाँ के बहुत अधिक उपयोगी थे, क्योंकि यूरोप में उनकी बहुत ज़्यादा खपत थी, मांग थी। तो इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो भारत आने लगे, तो और व्यापार करने लगे इस तरह से। और भी अन्य हैं जो उस समय क्या था, पुनर्जागरण का काल चल रहा था यूरोप में, और बहुत सारे आविष्कार हुए। जो पुर्तगाल है उसने भारत में क्या, जो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। और जो दिशा सूचक यंत्र था, जिसकी सहायता से उन्होंने क्या किया, ये समुद्री मार्ग की खोज करते हुए दिशा सूचक यंत्र से वो भारत तक पहुँचे थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, पूरे भारत पर अपनी कोठियाँ और अपने केंद्र स्थापित किए, और भारत पर पूरा व्यापार का एकाधिकार हो गया। तो इस तरह से बच्चों, आप ये जो आपको मैप दिखाया गया है, इसमें आप सबसे पहले तो एक भारत के मैप में ये जो इनके प्रथम केंद्र हैं, इसमें से देखकर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी और यहाँ जूम करके आप इनको भारत के नक्शे में भरने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, जो विश्व का आप मैप लेंगे, विश्व का मैप लेने के बाद आप देखेंगे विश्व के मैप में एशिया कहाँ है और यूरोप कहाँ पर है। ये आपका एशिया है और इधर आपका ऊपर यूरोप है। तो यूरोप में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन कौन सी कंट्री हमारे यहाँ आई थी। पुर्तगाल है, स्पेन है, और फ्रांस कहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ है, इधर डेनमार्क है, और तो ये क्या जर्मनी है। तो ये आप उसको ढूंढेंगे, इटली है, इसको भरेंगे भी और ढूंढेंगे नक्शे में कहाँ कहाँ पे है। और फिर तीनों समुद्री मार्ग आपको भरने हैं। मध्य एशिया वाला, ये भारत से ईरान, इराक और तुर्की को जाता हुआ जिनेवा और वेनिस वाला। दूसरा है फारस की खाड़ी वाला, ये वाला, फिर यहाँ इराक और तुर्की। और तीसरा है लाल सागर से होता हुआ, ये लाल सागर से होता हुआ, इसको आपको संसार के नक्शे में भरना है। तो इस तरह से आप इसको भरेंगे। और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे भारत की खोज किसने की, या अमेरिका की खोज किसने की, ये आपको बताया है। इसको आप भरेंगे, इसके MCQ लगाना है आपको, और क्वेश्चन जो हैं आपको निकालने हैं। और उसकी एक दूसरे जो क्लास में भैया होते हैं, अब तो खैर क्लास नहीं चल रही, लेकिन ऑनलाइन आप फ़ोन करके या वीडियो कॉल करके उनसे क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता रख सकते हैं, MCQ बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए छोटे छोटे और उनको ढूंढिए, और नक्शे पर जो जो बताया है आपको यूरोप और एशिया में, उसको खोजने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।